उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2025 की मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और ये मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी टिल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके ये मॉक टेस्ट और आपके जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है वो आपकी तब तक चलती रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं हम वीक में 3 दिन अपना टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं और वीक में 3 दिन अपने मॉक टेस्ट करते हैं। कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आपको प्रॉब्लम भी टेलीग्राम चैनल पे बता दी थी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 12 रहने वाला है और परसों हमने मॉक टेस्ट नंबर 11 किया था। उस मॉक टेस्ट को भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको उसी मॉक टेस्ट के अंदर बता दी थी कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से मैं आपकी कंप्लीट क्लास को नहीं कर पाया। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर 12 नंबर है और इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 40 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते हो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपका जो मेन एग्जाम होता है उसमें 100 नंबर का आपका मैथ्स आता है, यानी कि 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। उसमें 2.5 नंबर में आप 100 नंबर का ये टोटल मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट होता है। इस 100 नंबर में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, यानी कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम यूपीएसआई का जो मेन एग्जाम हमारे आने वाला है, जो कि नवंबर या एंड या आपके दिसंबर की स्टार्टिंग में, मैंने आज टेलीग्राम पे भी आपको डाला था। मैंने आपको दो दो दिन पहले ही आपको ये बात बता दी थी कि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में होने वाला है। तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे लगभग लगभग 3 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है और इन 3 महीने में आप अपना प्रिपरेशन को देख लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ पा रहे हैं आप उसको चेक कीजिए। अगर आपके नंबर बिलो 300 आ रहे हैं, यानी कि 300 नंबर से नीचे आ रहे हैं, तो भी आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये है कि आप पॉसिबली आपके इन 3 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हमारा टारगेट मैथमेटिक्स का ये रहने वाला है कि हमें अपने कंप्लीट जो मैथमेटिक्स वाला हमारा ये पार्ट है इसमें कंप्लीट अपने मार्क्स निकालने हैं। हमें टारगेट रखना है कि 40/40 क्वेश्चन हम कर पाएँ, 100 में से 100 अपने अंक प्राप्त कर पाएँ मेन एग्जाम में, ठीक है। हालांकि मॉक टेस्ट में भी आप कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि भैया हमारे अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप कई लोग भी मॉक टेस्ट में भी अपना बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बहुत ही इम्प्रूवमेंट आपका इस सीरीज से हो रहा है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मॉक टेस्ट नंबर 12 हमारा रहने वाला है और पीवाईक्यू सीरीज अगर मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल की, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो हमारे सेशन चलते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि वो टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, तो आप वहाँ से टॉपिक वाइज प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट को भी कंप्लीटली कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। हमारा टारगेट है कि आज के इन 40 क्वेश्चंस में आपके कितने नंबर आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आज के इस मॉक टेस्ट में, आज के मॉक टेस्ट में मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। मिक्स यानी कि क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा मेन एग्जाम होता है, जो यूपीएसआई का एग्जाम होता है, उसमें मैथमेटिक्स के सेगमेंट में मैथमेटिक्स के सेगमेंट में आपका 20 to 25% जो होता है ना, वो रीजनिंग वाला पार्ट भी आता है। तो मैंने इसमें रीजनिंग वाला पार्ट भी लिया है और मैंने मतलब ये जो आपका मेन एग्जाम होता है, आप इस मॉक टेस्ट को दे के आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा ही, मतलब बिल्कुल ऐसा ही आपका क्या आता है, ऐसा ही आपका पेपर आता है। आपको इस मॉक टेस्ट को देने के बाद बिल्कुल कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इसी तरीके का, इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम आता है, ठीक है। तो आपके इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हैं और साथ में अपना मैथमेटिक्स का वो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की
और बात करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट नंबर 1 की, मॉक टेस्ट नंबर 1 के, मॉक टेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 की माफी चाहूंगा। ठीक है, तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है उसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि गैर शून्य x के लिए x एक नॉन जीरो नंबर है, उसमें 7x² प्लस के 5x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान बताना क्या होगा। ठीक है, आपको करना है क्वेश्चन। और देखो आप लोग यहाँ से क्या निकालोगे, आप लोग निकालोगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। अब x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। ये आप लोगों ने अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान चाहिए होगा, तो हम उसको x प्लस 1/x की पावर से, जैसे जैसे अगर x प्लस 1/x की पावर अगर n होता है, तो यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होता है आंसर, ये होता है n की पावर 3 माइनस के 3n। ये फॉर्मूला होता है, जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया भी था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x का फॉर्म में बनाना पड़ेगी वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x प्लस 1/x के फॉर्म में बनाते हैं। देखो आप लोग अगर पूरी इक्वेशन को इसको 7x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मैं 7x से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा x, हमारे पास बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x बन जाएगा। और प्लस जब इसको 7x से डिवाइड करेंगे तो 5/7 बन जाएगा, और प्लस जब इसको 7x से डिवाइड करेंगे तो 1/x बन जाएगा, और इज इक्वल टू जब 0 को 1/7x से डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, यानी x प्लस 1/x बराबर जो हो जाएगा आपके पास माइनस के 5/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया था, n की पावर 3 माइनस के 3n होता है। ठीक है, और n पे यहाँ n की जगह क्या है, माइनस के 5/7। तो कैसे निकालेंगे, देखो n की वैल्यू रख देंगे, n का मान कितना है, -3 -5/7। इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो -125 बटे कितना आएगा, 125 बटे 343 आएगा। और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस, और 3 पंजे ये हो जाएगा 15, और 15/7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ से देख रहे होंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो आने वाला है वो 343 आने वाला है, यानी जो भी आंसर होगा उसका एलसीएम 343 होगा। यानी ये तो ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 410। ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका एलसीएम कितना है 420। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब दूसरी बात हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का अगर इसको और इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर और इजी तरीका मैं आपको इसको बताता हूँ तो क्या आएगा, देखो देखो एक बात मुझे बताइए आप, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 343 एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरे पास माइनस के 125 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप 49 से करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 15 नम्मा 135 होते हैं, और 15 चौका 60, 73 हो जाएंगे। जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस करोगे तो 610 आएगा, 610 बटे कितना आ जाएगा, 610/343 आ जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने शॉर्ट मेथड से इसको करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है, और आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें ना आपको थोड़ा सा दिख नहीं पाएगा ना, अ, आप या तो जूम करके इसको देख सकते हो, या आप क्या करेंगे, क्वालिटी अपनी अपने वीडियो की बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कंपनी बी है, ये कंपनी बी है, बी कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई, ये हमें बतानी है। तो देखो आप जब ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 2001। 2001 में जो कंपनी ए की बिक्री है, 2001 में कंपनी ए की बिक्री 820 है, कंपनी बी की बिक्री 1020 है। तो कंपनी बी की बिक्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी की बिक्री 2001 में कितने हैं, 2001 में 1020 है दोस्तों,
2021 में कितनी है? 2021 में कंपनी बी की बिक्री है 775, सॉरी 750, ठीक है। और कंपनी बी की 2021 में जो बिक्री है वो है 1009, 1090 सॉरी। और कंपनी बी की 2011 में जो बिक्री है, सॉरी 2031 में जो बिक्री है दोस्तों वो है 1070, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि कंपनी बी की अधिकतम बिक्री कौन से वर्ष में है। तो आप लोग देखोगे, आप लोग 2021 में इसकी अधिकतम बिक्री है, यानी कि मैं कह दूंगा कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, इसी में ही दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। कंपनी ए, ये कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी ये हिंदी में हो गया ना। कंपनी ए की 2011 से 2021 तक की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये हमें बताना है। कितने प्रतिशत की कमी आई है ये हमें बताना है। 2001, देखो कंपनी ए की बात हो रही है, और 2011, तो 2011 को निकालो पहले। 2011 में 1020 है, 2011 में 1020 है कंपनी ए के बारे में जो बिक्री हुई है उसकी। और 2021 में जो इसकी बिक्री है वो है 990, यानी कि हमारे पास दोनों डाटा मिल गए। और हमें कमी बतानी है, तो कितनी कमी हुई आप लोग देखो, कितनी कमी हुई। ये कमी हुई दोस्तों 30 की। और किस पे कमी हुई आप बोलोगे भैया 2021 के, यानी कि इस पे कमी हुई 2011 पे, 2011 के डाटा पे कमी यानी कि 1020 पे। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जीरो से ही एक जीरो कट जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा? 3 क्या 9, 3 चौक 12, 34 बार आएगा, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 100, और 100 बटे कितना हो जाएगा? 34। देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 का मतलब तो ये 102 होता है, यानी कि 3 से तो कम आएगा। तो 3 से कम आएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, डी ऑप्शन, है ना। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। देखो मैंने बोला ना कि मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। मैंने इसमें आपके जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके भी क्वेश्चन लिए हैं। आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे, देखो दो, दो के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद खाली है, और उसके बाद 7 आ रहा है, फिर 11। आप यहाँ से देख पाओगे कि ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चली है, 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो G5 आंसर होगा या H5 आंसर होगा। अब ए बी में निकाल लो। देखो ए बी और 3 5 होते हैं, ठीक है, बात आ गई समझ में। यानी कि 2 और 3 5 होते हैं, और 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 3 11, 11 और 3 14, यानी कि यहाँ 8 आएगा। 8 किस नंबर पे आता है? H पे आता है। और H और 5 आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि H5 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको सभी को आते होंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको सभी को अच्छे तरीके से आते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर कितना है? 83 हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जो निकालना है वो निकालना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। अब एक चीज मुझे आप बताओ, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x की पावर 3 प्लस 1 एक्स की पावर, सॉरी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी होता है। और आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा दोस्तों, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बात आ गई समझ में। यानी मैं कह सकता हूँ ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान होता है उसका एक फैक्टर ये होता है, यानी कि उसका एक गुणनखंड ये होता है जरूर, ए माइनस बी। तो ये भी तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस तरीके से इसको निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से इसको कह सकता हूँ कि इसका एक गुणनफल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ दोस्तों, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। और इंटू इसको ये भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी तो इसका गुणनखंड होगा, ये भी तो इसके गुणनखंड होंगे।
जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसी तरीके से तो ओपन होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 83 है। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 83 प्लस 1 कितना होगा 84, 84 हो जाएगा और इनटू में कितना हो जाएगा x माइनस 1/x। यानी मैं सीधी सीधी बात ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 84 के मल्टीपल में होगा, जो भी आंसर होगा वो 84 के मल्टीपल में होगा। यानी मेरे पास जो आंसर होगा वो 84 के मल्टीपल में होगा। क्या ये 84 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 84 का मल्टीपल है? ये भी बिल्कुल 84 का मल्टीपल नहीं है। जब आप चेक करोगे निकलोगे तो नहीं आएगा। ये भी 84 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये आपके पास 84 का मल्टीपल है 756 आपके पास 84 का मल्टीपल है। तो आंसर जो इसका आ जाएगा वो आएगा 756। क्या चेक करा हमने? कुछ नहीं करा हमने ना। अगर हम इसको बेसिक से जाते तो हम क्या करते, पहले इसको 1 के लिए लेके जाते, x माइनस 1/x के लिए लेके जाते, तो इसमें -2 करना पड़ता, फिर इसकी वैल्यू आती 9, फिर इसका क्यूब निकालते, 9 9 81 729 आता, 729 में से 9 दूनी 18 माइनस करते सॉरी प्लस क्या करते 18 करते, ठीक है। नहीं 9 ते 27 प्लस करते 27। आप 27 इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा? ये 756 ही आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी ऑप्शन को कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं आएगी। आगे आपको बात समझ में? बोलो आपको बात आगे समझ में कि नहीं आगे? ये 27 है, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे की मैं बात करता हूँ। देखो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है दोस्तों यदि 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है तो x का मान बताना कितना होगा, ठीक है। x का मान बताना कितना होगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंटेज का फॉर्मूला है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो ये होमवर्क के तौर पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो मैं इसको करा सकता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार देखो और आप पाओगे इसका आंसर अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। देखो 400 का 25% कितना होता है? आप मुझे बताओ। 400 का 25% 100 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अगर इसको डायरेक्ट करना चाहूँ 400 का 25% कितना होता है? आप बोलोगे भैया 100 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? अगर मैं बात करता हूँ 510 के 40% की, 510 के 40% कितना होता है? 51 चौका 210 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 210 होते हैं, ठीक है। से अगर x प्रतिशत कम है, अब इससे कितने प्रतिशत कम है आप इसको निकाल दीजिए बस। कितने प्रतिशत कम है? x प्रतिशत कम है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर आ गया 104 ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 104 है। और किससे कम है? 510 के 40% से x प्रतिशत कम है, तो इससे 240 से कम है। कितने प्रतिशत? x प्रतिशत। इस x की वैल्यू निकालनी, बस आंसर निकाल दो आप। कितना आएगा? देखो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 50 बार जाएगा, यानी 50 से तो ऊपर आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता 95, ये भी नहीं हो सकता। तो 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि 50 से टोटल ऊपर तो नहीं होगा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आ जाएगा? 50.98% आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ए का जन्मदिन जो है 32वां जन्मदिन उसका लीप वर्ष में आता है, 20 फरवरी को। ए जो है ए, उसका जो जन्मदिन आता है दोस्तों वो 20 फरवरी को आता है एक लीप वर्ष में, ठीक है। वो लीप वर्ष है जिस दिन इसका 32वां जन्मदिन आता है। ये है आज इसका 32वां जन्मदिन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32nd जन्मदिन है इसका। इसके 34वें जन्मदिन का आ, अच्छा ये दिन कौन सा है? ये दिन है हमारे पास बुधवार।
ये बुधवार का दिन है। अब इसके 34वें जन्मदिन पे कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। 34वें जन्मदिन पे इसका दिन कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये अगर लीप वर्ष का है, ये अगर लीप वर्ष है तो इसमें 29 दिन होंगे फरवरी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 29 दिन होंगे इसमें फरवरी के। और अगर मैं इससे अगले साल की बात करता हूँ, यानी कि इसके 33वें जन्मदिन की बात करता हूँ दोस्तों, तो उसमें 2 दिन ऐड होंगे, क्योंकि लीप वर्ष में कितने दिन ऐड होते हैं? 2 दिन ऐड होते हैं। यानी कि अगर मैं इसके अगर मैं ए के 33वें जन्मदिन की बात करता हूँ, तो 20 फरवरी का अगला जो साल होगा वो कौन से 2 दिन के उससे 2 दिन आगे हो जाएगा। बुधवार के 2 दिन आगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब 34वें जन्मदिन की बात हो रही, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है तो इसमें एक दिन और ऐड हो जाएगा। इससे अगले साल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इससे अगले साल की मैं बात करता हूँ, ये 20 है। अगर मैं इससे अगले साल की बात करता हूँ तो अगले साल जो 20 फरवरी का दिन होगा वो शनिवार का होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आंसर आ गया आपके पास, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर है, और जो पाई का मान है वो 3.41 है। ये पाई है दोस्तों। ठीक है, तो ये पाई का मान है ना, पाई का मान 3.14 है। पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14 है। तो आप देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, 3 पाई r² होता है। बस वैल्यू रख दो आप इसमें, 3 गुणा पाई का मान कितना है? 3.14 गुणा कितना होगा? r², r की वैल्यू कितनी है? 42 है, तो 42 मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा। 42 का स्क्वायर आपको जानते हैं 1764 होता है। 1764 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 क्या 9, और 9.2 से। अगर देखो आप एक चीज समझो, अगर यहाँ 10 होता, अगर यहाँ 10 होता, तो मतलब आंसर जो होगा वो 1700 स्टार्ट होना चाहिए था। ऐसा समझो आप इसको, देखो अगर यहाँ पे 10 से इसकी मल्टीप्लाई होती तो यानी कि ये लगभग लगभग 17,000 के आसपास इसका आंसर होता। अब 10 नहीं है, क्योंकि अब 10 नहीं है तो 17,000 से कम आंसर होगा। तो 17,000 से कम होगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 17,000 से कम है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में? डायरेक्ट हमने आंसर इसका निकाल दिया, 16,616.88। आप इसकी कैलकुलेशन करके भी देखोगे तो आप इसको डिटेल्स हमसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। अबू और धाना अबू और धाना ने 4:3 के अनुपात में कुल राशि निवेश कर एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सुमन धाना के बराबर राशि के साथ उसके साथ जुड़ गई। एक साल के अंत में लाभ उनका बताना है। अबू, धाना और सुमन के किस अनुपात में इनका लाभ का वितरण होगा ये बताना हमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो, एक अबू है और एक है धाना, एक अबू है, एक है धाना। ठीक है, ये 4:3 के अनुपात में इन्होंने पैसे अपने लगाए। ठीक है, अब 6 महीने के बाद जो आया, एक सुमन नाम की व्यक्ति आता है, और उसने धाना के बराबर उसने पैसे लगाए। कि मैं मान लेता हूं कि अबू ने 40 रुपए लगाए। एक अबू है और एक है धाना और एक है सुमन। ठीक है, अबू ने कितने रुपए लगाए? मैं मान लेता हूँ 40 रुपए उसने लगाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसने पैसे लगाए होंगे वो 12 महीने के लिए लगाए होंगे। ठीक, अब जो धाना है उसने भी पैसे लगाए, 30 रुपए मान लीजिए, और उसने भी 12 महीने के लिए लगाए होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साल की बात हो रही। अब इसके 6 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद सुमन आए, तो सुमन अगर 6 महीने के बाद आया तो यानी कि 30 रुपए जो लगाए होंगे उसने उसने आगे के 6 महीने के लिए लगाए होंगे, क्योंकि एक साल के बाद उनको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। आप इसको सोल्व कर लो, 6 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, जीरो से सब वैल्यू कट जाएंगे, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 8 अनुपात, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात, ये हो जाएगा 3।
यानी कि 8:6:3 के अनुपात में उनके पैसे को लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में आपको। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। आपको मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, आपको वो ट्रिक समझनी है। देखो x प्लस 1/x बराबर इसमें दिया हुआ है 159, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर n होता है, तो इसका जो मान निकल के आता है x² प्लस 1/x² का, वो होता है दोस्तों n² - 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे, जब मैं इसका मान निकालूंगा तो ये 159 का स्क्वायर और -2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ से बात नहीं है। अब इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा, इसके यूनिट पे 1 आएगा, और 2 इसमें से घटाऊंगा तो 1 का मतलब हो जाएगा आपका 11, 11 में से 2 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो बचेगा 9 बचेगा। अब यूनिट डिजिट 9 2 में है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारे पास एक डिजिट में मैच नहीं हो पाती है ना, डिजिट अगर हमारे पास फर्स्ट मैच नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, हम डिजिट 2 डिजिट मैच करते हैं, यानी कि बाद की 2 डिजिट के ऊपर वैल्यू रखते हैं। बाद की 2 डिजिट कैसे निकालते हैं उसकी मैं बात बताता हूँ। आपको क्या करना होता है, ये जो संख्या है इसको 50 के मल्टीपल में लिखो। अगर इसको 50 के मल्टीपल में 150 आ जाएगा और प्लस कर देंगे 9। जब ये 50 के मल्टीपल में लिखी जाएगी तो अब जो इसका क्या निकल के आएगा, अब जो इसकी बाद की 2 डिजिट निकल के आएगी, वो 2 डिजिट डिपेंड करेगी दोस्तों जो 50 के मल्टीपल से प्लस के, यानी कि इसमें जो 9 है ना, ये 9, अब जो इसकी बाद की 2 डिजिट डिपेंड करेगी वो इसके इसकी आखिरी की 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर तो आप छोड़ दो, अब इसके स्क्वायर पे आओ, 9×9 = 81 हो जाएगा। तो यानी इसकी जो बाद की 2 डिजिट होंगी दोस्तों, इसके स्क्वायर की जो बाद की 2 डिजिट होंगी वो 81 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे आपको अगर 2 डिजिट निकालनी होगी ना, तो आप कोई भी संख्या दी हुई हो आप उसको 50 के मल्टीपल में लिख दीजिए। 50 के मल्टीपल में लिखने के बाद जो भी संख्या बचेगी उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखो और स्क्वायर चला दो, अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब जो बाद वाली संख्या होगी, जो 50 के मल्टीपल से अलग वाली जो संख्या होगी, उसका स्क्वायर आप चढ़ाओगे, अब उसकी जो बाद की 2 डिजिट होंगी वही उस संख्या की बाद की 2 डिजिट हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें से 2 अगर आप माइनस करोगे तो मुझे बताओ बाद की 2 डिजिट कितनी बचेगी, आप बोलोगे 79 बचेगी भैया। यानी कि जो भी आंसर होगा उसकी बाद की 2 डिजिट 79 होगी, और एक ही ऑप्शन में 2 डिजिट 79 है। आपका आंसर आ गया क्या, आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर आ गया क्या, ए ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो मैंने इसको आपको बताया है कि बाद की 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। बाद की 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है उस संख्या को आप किसके रूप में लिखना, आपको इसको लिखना है दोस्तों किसके रूप में, 50 के मल्टीपल के रूप में। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक लड़का 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है। देखो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, हम मान लेते हैं, बेसिक से बताता हूँ। वह कितना चलता है, वह 8 किलोमीटर चलता है, हमें नहीं पता कौन सी दिशा में चलता है, हमने उसको ऊपर की ओर 8 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, चलाने के बाद उसको कितना 8 किलोमीटर चलाया, और वो दाएं और बाएं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब फिर वो बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर वो चल गया। अंततः वह उत्तर पूर्व, यहाँ जो दिशा है उसकी, ये वाली जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। तो आप मुझे बताइए ये कितने डिग्री चला, देखो ये 160 डिग्री चला, सॉरी 130 180 डिग्री चला, यानी कि पहले इधर को मुड़ा, फिर इधर को मुड़ा, फिर इधर को, यानी कि जिस दिशा में चला था उससे विपरीत दिशा में चला, यानी कि जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में वो आएगा। कहने का मतलब ये है, जब आप एक काम बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी दिशा में चल रहे हो और आप तुरंत उसके 160 डिग्री टर्न हो जाते हो तो आप उस दिशा के विपरीत दिशा में पहुंच जाते हो।
तो आप मुझे बताओ, जब ये चला होगा तो ये किसी दिशा में चला होगा, और उसके 160 डिग्री टर्न होने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आ गया। तो जब उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी वो उस 160 डिग्री टर्न होने के बाद होगी, तो इसको 180 डिग्री टर्न होने के बाद कितना, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, तो देखो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो इधर क्या आ जाएगा इसका 180 डिग्री टर्न होने के बाद, ये क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में इसकी दिशा होगी जहां से ये स्टार्टिंग में चला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, इस तरीके से लो, फिर इसको घुमा दो। जब ये आपका पेपर होगा ना, जिस जिस भी पेपर पे आप डायरेक्शन निकालते हो, तो आप इसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद ये वाली जो डायरेक्शन इसमें दी हुई है नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही रख दो, और फिर आप निकाल सकते हो कि कहाँ से वो चला। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हमें निकालना है 50। इसमें बताना है 50। यहाँ पे कोई है हमारे पास 5, फिर है 7, और ये है 15। बाद का साइन तो सबका चेंज है, यानी कि यहाँ इक्वल में 15 आना चाहिए, इक्वल में 15 आना चाहिए सबके। तो ये बाद का साइन तो सबका चेंज सेम ही है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें देखते हैं हम जो डिवाइड वाला पार्ट होता है। अगर डिवाइड वाला पार्ट होता है, देखो डिवाइड यहाँ पे डिवाइड दिखा रहा है, तो क्या 5 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहला ऑप्शन चेक करो, आप देखो 50 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 7 ऐड करूंगा तो 15 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्लस करता हूँ, 5 में प्लस करता हूँ, फिर उसको देखो पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 पंजे 35, 35 में अगर मैं 50 ऐड करता हूँ तो 15 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 35 50 में से घटाएंगे तो 15 आंसर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 50 माइनस के 5 गुणा 7 बराबर हो जाएगा 15। तो 50 माइनस के 35 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो 15 बराबर 15 आपका LHS बराबर RHS आ गया। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। देखो आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आपको हल करके मुझे बताना है क्या आंसर होगा। क्या इसमें कोड लग रहा है, क्या इसमें आपको डिकोड करना है? एक सेकेंड। देखो दोस्तों, इसमें आपका एक कोड लग रहा है, आप उस कोड को देखोगे तो CONVE और Y। ठीक है, इनके नंबर तो आपको याद ही होंगे, ORBK और Y। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि आपका जो अल्टरनेटिव नंबर है, यानी कि हर दूसरा नंबर क्या है, सेम है। हर दूसरा नंबर क्या है, सेम है, यानी कि आप जो हर दूसरा लेटर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो बस आप इनका चेंज निकाल दो। देखो कितने का अंतर है, प्लस के 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 14 और 4 18 होंगे, प्लस के 4 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, 5 और 6 11 होते हैं, यानी कि इसमें 6 का अंतर है। यानी 2 6 और 2 4 और 6 का अंतर है, तो इसमें भी ऐसे ही निकाल दो। यानी कि दूसरा अंक ई होना चाहिए, तो दूसरा अंक सबका ई है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तीसरा चौथा अंक क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ये भी बी है, और बाद का अंक एल होना चाहिए, ये भी सबका सेम है। यानी पहला अंक जो है उसमें +2 होना चाहिए, तो बी +2 कितने होते हैं, 22 और 2 कितने होते हैं, 22 और 2 24 होते हैं, तो एक्स आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आर में 4 जोड़ना है, तो 18 और 4 22 होते हैं, तो कौन सा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 21 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स किसी कार्य को 137 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स जो है किसी कार्य को 137 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसने 53 दिन तक अकेले कार्य किया, 53 दिन तक उसने अकेले कार्य किया, फिर शेष कार्य को बाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों एक साथ कार्य करते हुए
कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर देंगे ये बताना है। देखो इसमें बोला है कि x अगर 137 दिन में कार्य कर देता है, तो मैं मान लूं कि पूरा कार्य जो होगा वो 137x होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने x की इफिशियंसी x मान ली। अब ये टोटल x है, टोटल कार्य है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, इसने 37 दिन तक काम 53 दिन तक काम करा, यानी कि 53x तो इसने काम कर दिया होगा, 53x तो काम कर दिया होगा ना इसने। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि 53x काम कर दिया होगा, और प्लस जो बचा हुआ काम है वो बाई के द्वारा कराया गया होगा 84 दिन में। ये वाली आपको बात एकदम क्लियर होगी। तो आप इसको सोल्व करो, देखो 84 बाई बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये 8 बचेगा। यानी कि जो इनकी क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी बाई, और एक्स की क्षमता कितनी आ जाएगी, बाई बराबर एक्स हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाएगी। तो अगर मैं टोटल कार्य निकालना चाहूँ दोस्तों, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा मेरा, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 100 कितना, 187 हो जाएगा, 147 टोटल कार्य हो जाएगा। अब इनके दोनों के द्वारा कार्य कराना है, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 1:1 है, तो दोनों की क्षमता ऐड होकर 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करो, कितनी बार कटेगा, 6 बार, और ये हो जाएगा आपके पास 8, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 68.5 दिनों में ये पूरा कार्य हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। अच्छा क्वेश्चन है, और ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, लेकिन अगर इसमें कैलकुलेशन तगड़ी है और कैलकुलेशन में समय लग सकता है, तो एग्जामिनर का ये तो मतलब नहीं हो सकता कि वो कैलकुलेशन पे आपको कुछ कराना चाह रहा है। कुछ ना कुछ तो शॉर्ट ट्रिक इसमें लगेगी, और वो शॉर्ट ट्रिक मेरे को समझ में आ गई इसमें क्या लगेगी। देखो एक चीज आप मुझे बताइए, एक चीज आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्या कभी पेपर में आएगी डायरेक्ट, कभी नहीं आएगी, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये किसका मल्टीपल है, आप बोलोगे ये 5 का मल्टीपल है भैया, और ये किसका मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, और ये किसका मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। और अगर मैं इन तीनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसका मल्टीपल आ जाएगा, ये 125 का मल्टीपल आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 125 का मल्टीपल। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसका a का क्यूब करूंगा तो ये कितने का मल्टीपल बचेगा, ये 125 का मल्टीपल बनेगा, है ना, 5 का क्यूब हो जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो भाई, जब मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो अगर ये संख्या कुछ ऐसे होगी कि 5 गुणा n होगी, तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये 125 गुणा n हो जाएगी, 125 गुणा n हो जाएगी, यानी कि ये जो 125 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। बात आ गई समझ में, 125 का मल्टीपल होगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई। अब जो b होगा, क्योंकि वो भी 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी 125 का मल्टीपल होगा, जब इसका क्यूब करेंगे हम, ये भी 125 का मल्टीपल होगा, है ना। बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई, ये भी 125 का मल्टीपल होगा। और क्योंकि क्योंकि सी में भी 5 है, तो ये भी 125 का मल्टीपल होगा, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 125 का मल्टीपल होगा। यानी कि ये तीनों संख्या जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये 125 का मल्टीपल आएगी। और आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 125, है ना, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, ये संख्या जो माइनस करने के बाद आएगी टोटल नंबर, तो ये टोटल नंबर जो आएगा दोस्तों वो 125 का ही मल्टीपल आएगा, ये 125 का ही मल्टीपल आएगा। आप एक काम ऐसे बताइए, आप मुझे ऐसा समझिए कि ये 125 है और ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस के इसमें से क्या निकाल लो आप, 125 माइनस 3 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो आप इसमें से। अगर मैं इसमें से 125 निकालूंगा तो जो इसमें से बचेगा वो 250 बचेगा। अब ये 250 जो बचेगा ये भी तो 125 का मल्टीपल है भाई, ये भी तो 125 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो भी संख्या आपके पास आएगी वो 125 का मल्टीपल आएगी। तो जो संख्या 125 से कट जाएगी वही इसका उत्तर हो जाएगा। आप मुझे बताओ 125 का मल्टीपल चेक करने के लिए बाद की 3 संख्या क्या होनी चाहिए, 125 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये 125 से डिवाइड हो रही, नहीं हो रही। क्या ये 125 से डिवाइड हो रही, 213, 230, ये भी नहीं हो रही। क्या ये 125 से डिवाइड हो रही, 320, ये भी नहीं हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि 250 225 125 से डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर क्या है, 125। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहो तो बहुत लंबा आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो है। 16 क्वेश्चन नंबर में क्या कहना चाह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का कुल इस प्रकार अंकित करता है, कुल मूल्य इस प्रकार अंकित, मतलब अपने जो वस्तु है उसकी, उसका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट के पश्चात भी वो 20% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 21,100 है, तो वस्तु का क्या बताना, अंकित मूल्य बताना, कर सकते हो।
बहुत आराम से कर सकते हो। अगर 20% अधिक मूल्य कुछ इस प्रकार क्या करता है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का इस प्रकार अंकित मूल्य क्या करता है, उसने 20% की छूट दी, 20% की छूट दी यानी कि 5 रुपये की वैल्यू 4 रुपये में बेची, ठीक है। और 20% का लाभ कमाया यानी कि 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची होगी, ठीक है। एमपी, एसपी और सीपी का रेशो निकाल देंगे, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 30। तो आपको बताना है उसका क्या, किस वस्तु का क्रय, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना। अगर 20 क्या है, 20 क्रय मूल्य है और हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है, 21,100 है, 21,100 20 की वैल्यू है, तो हमें 30 की वैल्यू निकाल लो। 20 से डिवाइड करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा आपका वो 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल कौन कौन है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 6 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, और ये 3 का मल्टीपल, ये इनकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखो 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 और 2 7, ये नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होने का, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड नहीं होने का, और 6 डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होने का, ठीक है, बात आ गई समझ में। और ये डिवाइड हमारा हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन जो हमारे पास होगा, ऑप्शन हमारे पास दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, सी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, देखो समझेंगे। एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 174 घंटे लगते हैं, तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के बीच की दूरी बतानी कितनी है। तो इसमें पहले औसत आप क्या निकालोगे, पहले निकाल लो इसमें औसत चाल की घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी जब एक ही दूरी है, दूरी अगर सेम हो और उसको पहले अलग डिस्टेंस से ट्रेवल किया जा रहा है और बाद में उसको अलग डिस्टेंस से ट्रेवल किया जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2x अपॉन एक्स प्लस के वाई, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये मैंने आपको बताया भी है, जब मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये बताया भी था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्या होता है यहाँ पे, इस एक्सिस की दूरियां वो होती हैं चाल, तो एक्स कितनी है, 84 है, 86, और बाई कितना है, 88, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा दोस्तों 86, और प्लस कितना हो जाएगा 88। आप इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 2 गुणा 86 गुणा 88, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 174, ये आ गई स्पीड, ये आ गई इसकी औसत चाल, इसकी मल्टीप्लाई 174 से कर देंगे तो 174 से 174 कट जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों दूरी है, जाई गई भी दूरी आई गई भी यानी कि 2 है, तो इसकी 2 से डिवाइड और कर दो, क्योंकि हमें एक तरफ की दूरी निकालनी है ना, तो इसको डिवाइड कर दो 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई निकाल लो, 6 8 48, या तो डिजिटल सम लगा लो या आप इसको सोल्व कर लो। देखो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो ना, 11 का मल्टीपल होगा आंसर, क्योंकि 11 से कट रहा है, 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, ये 11 से कट रहा है, देखो बिल्कुल नहीं कट रहा 11 से, ये 11 से कट रहा है, 11 छंग 66, बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये 11 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7568। 11 का मल्टीपल हमने ढूंढा और कुछ नहीं करा, आंसर आ गया हमारा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको चेक करना है, इसमें आपको साइन चेक करने हैं, कर सकते हो आराम से, है ना, होमवर्क के तौर पे आप इसको लो और आप इसको करके बताना क्या आंसर इसका आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये चीज़ समझनी है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत आसान भी है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो 2a माइनस के 3b है, क्वेश्चन है आपके पास 2a माइनस के 3b माइनस के, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस के 3b माइनस के c की पावर कितनी है, 2 है, और माइनस हो जाएगा a प्लस के 2b प्लस के c का स्क्वायर। अब इसका आपको उत्तर बताना क्या होगा। आप एक चीज यहाँ से ध्यान से समझ रहे होंगे, अगर मैं इसको ध्यान से समझू ना, एक बार ध्यान से समझू, तो आप मुझे बताओ, अगर इसमें ए स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो ए स्क्वायर कितने होंगे, बोलो कितने होंगे। देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर अगर मैं जाऊंगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा,
आप बोलोगे 2 की पावर हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना, 2 की पावर इसमें हो जाएगा कितना, 2 की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 हो जाएगा और ए की पावर 2, यानी कि 4 ए आएगा यहाँ से 4 ए स्क्वायर आएगा और यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, माइनस के हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर बचेगा। यानी इसमें जो टर्म होनी चाहिए वो 3 ए स्क्वायर होनी चाहिए, 3 ए स्क्वायर सब में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करो आप बी स्क्वायर की। जब बी स्क्वायर की बात करते हैं तो 3 3 9 आएगा यहाँ पे, और 9 प्लस क्या आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 4 बी स्क्वायर। तो 9 बी स्क्वायर में से अगर 4 बी स्क्वायर आएगा तो यानी कि 5 बी स्क्वायर बचेगा। टर्म क्या बचेगी, 5 बी स्क्वायर आनी चाहिए, तो जिस ऑप्शन में 5 बी स्क्वायर होगा वही आंसर होगा। ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि या तो ये हो सकता आंसर, ये हो सकता है। अब देखो 3 ए स्क्वायर है, 5 बी स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर है, 16 ए बी है और 2 बी सी है। अब आप बात करो ए सी की, ए सी की बात करो। ए सी देखो, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ए सी आपके पास यहाँ पे 4 ए सी हो जाएगा, 4 ए सी। और ये कितना है, माइनस है, ये माइनस के होगा दोस्तों, क्योंकि ये माइनस के हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस के 4 ए सी हो जाएगा और माइनस के 2 ए सी हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा 2 ए सी, यानी कि 2 ए सी हो जाएगा और 4 ए सी हो जाएगा, माइनस के 6 ए सी बचेगा। यानी कि जो टर्म होगी उसमें 6 ए सी की टर्म जरूर होनी चाहिए, तो इसमें 8 ए सी की टर्म है, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको समझ में आई मैंने कैसे बताया आपको, मैंने बताया है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में समय लग जाएगा। अगर आपको इसको शॉर्ट मेथड से जाना है तो आप टर्म चेक कर लो, जो टर्म एकदम सेम है उसको छोड़ दो, जो टर्म सेम नहीं है उसको चेक कर लो, जो टर्म सेम नहीं है उसको चेक करो, चेक करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म उसमें हमारे पास से होगी, कौन सी टर्म नहीं होगी, और उससे आप आंसर अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, लगभग लगभग हाफ हमने काम कर चुके हैं हम। देखो, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 2150 रुपए, एक व्यक्ति ने 2150 सॉरी 21,500, एक व्यक्ति ने 21,500 निवेश किए और दो अलग अलग उस पे किए, दो अलग अलग इस पे, एक व्यक्ति ने 21,500 रुपए दो अलग अलग राशि पे क्या किए, निवेश किए। ठीक है, योजना ए और योजना बी में उन्हें एक तो 12.5%, एक 15% पे ब्याज मिला, साधारण ब्याज मिला। ठीक है, यदि यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की जो कुल राशि है वो 6150 रुपये है, तो योजना ए में उसने कितने रुपए निवेश करे ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझो, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप बेसिक से जाओ, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि एलिगेशन से आप करके देख सकते हो। देखो, मैं मान लेता हूँ उसने जो ए में निवेश किया पैसा वो एक्स रुपये निवेश किया, और ए की जो राशि है वो कितनी है, 12.5% है, तो 12.5% यानी कि 12.5/10 हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक्स राशि, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 साल के लिए उसने निवेश किया। ठीक है, प्लस अब 21,500 रुपये थी कुल राशि, उसमें से एक्स तो उसने ए को निवेश कर दी, अब जो बची राशि है उसको 15% के ब्याज दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए किससे, बी को निवेश कर दिया, 15% ब्याज दर से 2 साल के लिए क्या कर दिया, बी पे निवेश कर दिया, और जो उसको कुल राशि मिली ब्याज के रूप में वो 6150 रुपये मिली। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो, आप जब इसको सोल्व करोगे, आप जब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप या तो एक काम करो, या 100 इसमें से एलसीएम ले लो ना, सब में 100 एलसीएम ले लो, कुछ मत करो, आप 100 एलसीएम ले लो। जब 100 एलसीएम लेंगे तो 12.5 दूनी कितने होंगे, 25 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 25x, और प्लस कितना हो जाएगा, जब आप 30 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे दोस्तों तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, और 30 एक जीरो 30 का हो जाएगा, और 5 या 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 ही कम 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6, इतना आ जाएगा, और माइनस के हो जाएगा ये दोस्तों 30x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको इसमें 2 जीरो और लगा दीजिए, आप इसमें 2 जीरो और लगा दीजिए, क्योंकि 100 से हमने क्या करी, इधर मल्टीप्लाई कर दी है, तो 61, ये हो जाएगा 61,500, कितना हो जाएगा, 61,500। आप इसको सोल्व करो, 5x बचेगा। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे 5x बचेगा, और इसको इधर ले आओ,
तो 5x इधर पहुंच जाएगा, माइनस के 5x था ना ये, तो 5x इधर हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, तो देखो डबल जीरो हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 4 एक जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 14 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 5। जब इसको डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 1 जीरो और लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6150 था, यहाँ पे ना 6150 था, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 6150 था ना। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, ये देखो 15 कट जाएगा तो 30,000 बचेगा, पूरा पूरा 30,000 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बोलो 30,000 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 5,000। 5x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 6,000। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6,000, यानी कि 6,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। देखो इसमें बताना है शहर ई, शहर ई है, शहर ई है ये ई, ठीक है, शहर ई है, शहर ई की जनसंख्या, शहर ए की जनसंख्या, शहर ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। शहर ई की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या है कितने प्रतिशत अधिक है, लाखों में है ये जनसंख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शहर ई की जनसंख्या कितनी है, 20 है, और शहर ए की जनसंख्या कितनी है, शहर ए की जनसंख्या 15 है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, देखो कितने अधिक है बोलो, आप बोलोगे भैया 5 यूनिट अधिक है, और किससे, ए से, यानी कि 15, और मल्टीप्लाई 100 तो कितने परसेंट आ जाएगा, आप बोलोगे 33 से ही 1/3% आ जाएगा, 33 से ही 1/3% आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही, आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, शहर डी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या का अनुपात बताना है। शहर डी की जनसंख्या और शहर शहर ए की जनसंख्या का अनुपात बताना कितना होगा। ये डी हिंदी में लिखा हुआ है यार, आप एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये शहर डी है और शहर एफ है। ठीक है दोस्तों, शहर डी और शहर एफ, ये डी है और ये है आपके पास एफ। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इनका अनुपात कितना होगा। इसमें शहर डी की जनसंख्या, शहर डी की जनसंख्या कितनी है, 30 है, और शहर एफ की जनसंख्या कितनी है, 40 है। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। बोलो इसमें भी कुछ पूछने वाली बात थी भैया, ए आंसर आपका हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब दो इक्वेशन दी हुई हो और वेरिएबल 3 दी हुई है, इसमें 2 इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल 3 पूछे गए हैं हमसे। वेरिएबल का मतलब है कि एक्स वाई जेड जो इसमें दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, इक्वेशन 2 दी हुई है, वेरिएबल 3 दिए हुए हैं ए बी सी, और जब इक्वेशन 2 दी हुई हो और वेरिएबल 3 दिए हुए हो तो कभी भी हम तीनों वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब अगर हमें इसके 3 वेरिएबल का मान निकालना पड़ेगा तो हम एक वेरिएबल को, एक काम कर लें, एक वेरिएबल को कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू मान लेते हैं सी की, सी को हम मान लेते हैं 0। यहाँ सी 0 हो जाएगा, यहाँ सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन इससे पूछी गई है, ये क्या बचा, ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में बचा आपके पास ए बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर। इसका हमें मान बताना क्या होगा, इसका हमें मान बताना। अगर इन इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी बराबर 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर कितना, 115। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों मैं इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 289। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसमें इसकी वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 289 आ जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना, 115। तो कितना आएगा बाद में, देखो 300 400 कितना आएगा, 404 आएगा। 89 और 15 4 होते हैं ना, 104, तो कितना हो जाएगा, 404। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, आगे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो एक व्यक्ति 21,500 रुपये के निवेश, ये तो हमने करा था अभी क्वेश्चन, ओहो इसका मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन।
चलो ये आप होमवर्क के तौर पे इसको आप एलिगेशन से करके देख लेना, है ना। इसको आप एलिगेशन से करके देख लेना, मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया, आप इसको एलिगेशन से करके जरूर देखना। आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 910 का तक कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 15 से। जो संख्या हमारी 15 से कट जाएगी वो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में कि नहीं आ रही। 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त वो 15 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 15 से डिवाइड होगी जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो आप एक काम करो, बस इससे 15 से डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड करें, 15 छक्का 90, यानी कि 60 संख्या आ जाएंगी इसमें से, क्योंकि 15 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 60 बार लगभग पूरा पूरा जाएगा। तो 60 संख्या ऐसी हो जाएंगी जो 15 से डिवाइड हो जाएंगी। 910 तक, 910 तक ऐसी संख्या होगी, 60 संख्या जो 15 से विभाजित हो जाएंगी। 26वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में एक धनराशि 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर राशि में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि 20 रुपए का हमें 20% का क्या मिला, 20% का हमें ब्याज मिला। आगे आपको बात समझ में। और समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में, समान ब्याज दर पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद 4750 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना होगा। एक बात मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर 4 वर्ष की बात हो रही है, 4 वर्ष की, 4 वर्ष की बात हो रही है और 4 वर्ष में कोई धनराशि अपने आप की 20% हो जाती है, तो 4 वर्ष में 20% का मतलब क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी परसेंट ही तो होता है, आरटी परसेंट ही तो होता है। तो ये आरटी परसेंट हमें दिया हुआ है, तो एसआई आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो इसको टी से डिवाइड कर दो। भाई एसआई कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, और इसमें आर 80% होता है। टी हमें दिया हुआ है, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बार आ जाएगी ना। बोलो अच्छा सा, अच्छे से आप बोलो भाई, कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। यानी कि 5% ब्याज दर से 4 साल में कोई धनराशि अपने आप की 20% हो जाती है। क्यों, क्योंकि आर टी परसेंट होता है एस आई। और अगर 5 साल की मैं बात करता हूँ, 5% की बात करता हूँ 4 साल के लिए, तो 5 चौक 20% हो गया। आ गई आपको बात समझ में। तो यहाँ से दर तो हमने बहुत आसानी से निकाल दी, ब्याज दर तो हमने निकाल दी ना। ब्याज दर कितनी होगी, 5%, तो 5% पर 2 वर्ष का ब्याज दर निकाल दो, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है धनराशि। तो आप 5% का सक्सेसिव निकाल दो। भाई 5% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 5% का सक्सेसिव निकाल लो, 5 और 5 10, 10.25, 10.25 हो जाएगा 5% का। यानी कि ये वाली जो 47,500 जो हमारे पास राशि है, ये 110.25% की वैल्यू है। हमें 10.25% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, 10.25% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप वैल्यू निकाल दो। आप जब इसको सोल्व करोगे, तो आप जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो ये कितनी बार कट जाएगा, आप जब इसको सोल्व करोगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, आप इसको 25 से डिवाइड करो, 25 चौका 100 हो जाएंगे, 25 का 100 हो जाएंगे, और 25 ग्राम 25 हो जाएंगे। 25 से काटो, 25 चौका 100 हो जाएंगे। ठीक है, और 25 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, लगभग लगभग एक बार जाएगा, बचेगा कितना 4, और ये बचेगा कितना आपके पास 3 बचेगा। कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास 4, और ये बच जाएगा 3, और जीरो आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका इसका जो आंसर लगभग लगभग आएगा, जब आप इसका आंसर लगभग लगभग आपके पास जो आएगा दोस्तों, वो आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 44,000 के कुछ आसपास, है ना। यही चाहिए ना हमें तो। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 2 साल का, ब्याज दर हमारे पास 5% आ गई। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास यही हो जाएगा। एक सेकंड का समय देंगे मुझे बस। हम्म
हाँ जी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज ही तो निकालना है। तो 5 साल का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो लगभग लगभग आपका जो इसका सही उत्तर आएगा, आपका जो इसका सही उत्तर आ जाएगा ना, वो आपका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों ये। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4868.75 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगर आपका इसका आंसर इस तरीके से नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे बता देता हूँ, दूसरे तरीके से ऐसे बता सकता हूँ। देखो दूसरे तरीके से ऐसे बता सकता हूँ, देखो 5% की बात है। अगर 5% की बात है, अच्छा हम एक गलती कर रहे थे, बताऊँ क्या गलती कर रहे थे, ऐसा आंसर क्यों नहीं आ रहा था हमारा। हम गलती ये कर रहे थे, ये हमने अमाउंट मानी हुई थी, लेकिन ये है प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी तो यानी कि 100% की वैल्यू होगी। भाई 100% की वैल्यू होगी, 100 के नीचे रखो तो 10.25। जब आप इसको सोल्व डिवाइड करोगे ना, तब आपका पूरा पूरा आंसर यही आएगा निकल के, यही आपके पास आंसर निकल के आएगा ये। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जानते हो आप लोग? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है और गुणोत्तर श्रेणी के योग का हमें बताना है, इसमें इसका ना योग बताना। ये है आपके पास 8/5 प्लस, ये है आपके पास 8/25 प्लस, ये है आपके पास 8/125 और डॉट 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 इसी तरीके से एन पद तक है, एन पदों तक है। ठीक है, एन पदों तक हमारे पास ये है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ तक है? एन पदों तक हमारे पास है। ठीक, अब इसको आप सोल्व करो। देखो एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 - r⁻n। ठीक है, अपॉन अपॉन 1 - n, 1 - r ये होता है। जहाँ पे r जो बड़ा होना, जो छोटा होना चाहिए किससे, एक से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे r एक से छोटा ही है। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें r की वैल्यू कैसे निकलती है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जब निकालोगे आप, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ठीक है, नहीं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म होता है ना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है। जब आप r की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म निकालोगे तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1/5। यहाँ से r की वैल्यू 1/5 आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें वैल्यू रख दो आप। a का मान कितना है, a का मान 8/5 है। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, 1 माइनस हो जाएगा 1/5 की पावर n। सॉरी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 8/5 इंटू इंटू 1 - 1/5 की पावर n अपॉन हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/5 की पावर n। ऐसा ही आपका ये सही उत्तर आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यही है ना, 1 - 1/5 की पावर n। ठीक है, आगे आपको समझ में बात। गुणोत्तर श्रेणी ये आपको बस सम का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, उस संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। अगर संख्या को 5 से विभाजित, 15 से विभाजित करके 5 शेषफल आ रहा है तो 5 ही आप वो संख्या मान लो, 5 ही वो संख्या मान लो। मैंने आप ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है कि अगर संख्या का शेषफल कुछ आता है तो उस संख्या को ही आप शेषफल को ही संख्या मान लो। शेषफल को ही अगर आप संख्या मानोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और जब 25 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो 10 ही तो शेषफल बचेगा, तो 10 ही आपके पास आंसर आ जाएगा।
आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं, 29 की सॉरी। एक दुकानदार दो बैग में से प्रत्येक को 5500 रुपये में बेचता है, सॉरी। एक पर उसने 23% का लाभ, दूसरे पर उसने 23% की हानि होती है। कुल लाभ और हानि बतानी क्या, सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दो बस। एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रही, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस के कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा अपॉन, ये कट जाएगा, यानी कि माइनस के 5.29, माइनस के 5.29, माइनस का साइन दर्शाता है कि हानि हो रही है। यानी आपके पास जो आंसर हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आवाज़ तो कम नहीं आ रही है आपको, थोड़ी बहुत कम लग रही होगी, क्योंकि तबीयत अभी मतलब ठीक होने की कगार पे है, कंप्लीटली ठीक नहीं हुई है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करता हूँ। 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 126 रुपये प्रति वर्ष प्रति लीटर, 252 रुपये प्रति लीटर और 315 रुपये प्रति लीटर है। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष 13,860 रुपये खर्च करता है, तो 3 वर्ष के लिए प्रति लीटर उत्पाद का औसत खर्च कितना होगा, ये बताना। औसत खर्च बताना कितना होगा। ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर हर साल वो कितने रुपए खर्च करता है, अगर हर साल वो दोस्तों कितने रुपए खर्च करता है, 13,860 रुपये अगर वो खर्च करता है, तो पहले साल उसको कितने रुपए कितने प्रति लीटर रुपए मिला, उसको मिला 126। जब आप इसको 126 से डिवाइड करोगे तो 126 ही कम 126 और 126 ही कम 126, यानी कि कितने लीटर मिला, आप बोलोगे भैया इसको मिला 110 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल उसने कितने रुपए, 13,800 रुपये खर्च किए, लेकिन अब जो उसे मिल रहा है दोस्तों, वो कितना मिल रहा है, 252। तो 252 इसका आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा 55 लीटर, 55 लीटर हो जाएगा। अब अगले साल क्या होता है, अगले साल उसको मिलता है, अगले साल उसको कितना मिलता है, अगले साल वो कितने रुपए के हिसाब से, 315 रुपये के हिसाब से। तो 315 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो आप कितना आएगा। 315 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे तो कितना आएगा, देखो 315 को डिवाइड करो, 3 चौक 12 और 15 चौका 60। ठीक है, तो 3 चौक 12, 15 चौका 60 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, बोलो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग भैया आपका 44 बार, ये जाएगा आपका 44 बार। ठीक है, इतने लीटर, यानी कि पहले लीटर उसने 110 लीटर लिया पहले साल, दूसरे साल 15 55 लीटर और तीसरे साल कितने लीटर, 44। अब इसको आप टोटल को ऐड करोगे तो टोटल कितने लीटर लिया, टोटल लिया भैया उसने 209 लीटर, और टोटल 209 लीटर लिया, और टोटल पैसे कितने खर्च हुए 3 साल में, 3 साल में पैसे खर्च हुए 13,860 × 3। इसको डिवाइड कर दो आप बस 209 से, आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो औसत जो आपका लगभग लगभग निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 3 संग 18 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 3 3 8 24 और 1 25, और ये हो जाएगा आपके पास 41। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो आप किससे, 209 से। जब 209 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग आपके पास आएगा 198.94, यानी कि 198.94 रुपये का उसका औसत पड़ा। ठीक है, हर साल के हिसाब से। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो मध्य है, मध्य अनुपात जो है वो 23:24 है। 23 अनुपात कितना है, 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की जनसंख्या में कितना 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो कॉलेज में इनका अनुपात कितना हो जाएगा। मैं इसको कितने प्रतिशत बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको 230 मान लेता हूँ, और इसको 240। इसको कितने बढ़ा रहा हूँ, इसको 20% बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 120/100 कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी 120/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। ये था दोस्तों 30 30 30 था। ठीक है, अब इसको 12 से काट दो आप, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा, और तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23:26, 23:26।
यानी कि 23:26 इनका हो जाएगा। आगे की बात करता हूँ, आगे कौन सा क्वेश्चन है 32 नंबर का। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 15, 18, 36 से विभाजित करने पर 7 शेषफल आता है। ठीक है, पहली संख्या डिवाइड करो, 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, 7 शेषफल आएगा, हाँ हो सकती है। 12 से डिवाइड करो, 12 नंबर 108 आएगा, ठीक है। 15 से डिवाइड करो, 15 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, 15 नहीं 15 दूनी 30, हाँ 7 आएगा इसमें विशेष फल, ठीक है तो हो जाएगी। 18 से डिवाइड करो, 18 से जब 9 से कट जाएगी तो 18 से भी 36 से भी कट जाएगी, यानी कि यही संख्या है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या यही है जो जो कि इन सारी संख्याओं से डिवाइड होने के बाद 7 शेषफल लेती है। आप ऐसे कर लो चाहे, या आप इसमें से 7 माइनस कर दो, ये कितना था 87 था ना, तो 7 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 180। अब मुझे बताओ डिजिट का सम कितना हो रहा है, डिजिट का सम 9 हो रहा है, तो यानी कि 9 से डिवाइड होगी, और बाद में सम है तो 18 से भी डिवाइड होगी, और बाद की दो संख्या 4 से डिवाइड हो तो 36 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 3 से भी डिवाइड हो रही क्योंकि 9 से, तो 4 से भी हो रही है तो 12 से भी हो जाएगी, और 5 से डिवाइड हो जाएगी तो 3 से भी हो जाएगी, तो सारी की सारी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यही एक संख्या ऐसी है जो सारी की सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी और 7 बाद में शेषफल देगी। ठीक है, आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से 9 ऐसे शेषफल दे नहीं पाएगी। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स बाई जेड क्या है, धनात्मक संख्याएं है, एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड क्या है बराबर 1 है, एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड बराबर क्या है 1 है, और इसमें निकालना 1/x प्लस के 1/y और प्लस के 1/z। हम मान लेते हैं इसमें क्या, हम कोई संख्या मान लेते हैं ना, एक्स वाई जेड एक संख्या मान लेते हैं हम कोई, मैं मान लेता हूं कि x बराबर बाई बराबर जेड बराबर क्या है 1/3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका उल्टा कर दो आप बस, तो ये कितना हो जाएगा 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी ऑप्शन 9। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको 33 भी समझ में आ गया, आपका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, देखो आगे की बात करता हूं, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर करना है हमें, पुनरावृत्ति कीजिए और पुनरावृत्ति शब्द से, अच्छा पुनर्व्यवस्थित है, सॉरी सॉरी, पुनर्व्यवस्थित करना है मतलब पैराजंबल है, पैराजंबल करना है शब्द का, और लगभग समान अर्थ वाला शब्द निकालना है। तो आप EMRPIT इसका एक जंबल निकालो, जंबल वर्ड, जब इसका आप जंबल वर्ड निकालोगे तो क्या आएगा, जंबल वर्ड जब आप इसका निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, PEMIRT, PEMRIT, परमिट आ जाएगा इसका, है ना, परमिट आ जाएगा, परमिट। तो परमिट एक शब्द ऐसा है दोस्तों, इसका एक शब्द बनेगा परमिट। देखो इससे शब्द बनेगा आपका, जो जंबल वर्ड निकालोगे आप, परमिट, PER, मैं बड़े लेटर में लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो PERMIT, परमिट आ गया। और परमिट का अर्थ क्या होता है, परमिट का अर्थ होता है लाइसेंस, और लाइसेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बैन नहीं हो सकता, ठीक है, रिफ्यूजल नहीं हो सकता, क्या होता है ये, और प्रोटेक्ट भी नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35, एक मोबाइल को 45% की हानि पर 11,715 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 29,820 रुपए में बेचा जाए तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी। ठीक है, 45% की हानि पे बेचा जा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ क्या कि ये 65% है, 65 नहीं 55%, 55% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 55% की वैल्यू 11,715 है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 29,882 की। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, बोलो कराए कि नहीं कराए, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। ठीक है, अब देखो ये 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 11×5 = 55, 11 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 11 कम 11 बचेगा कितना, 11×6 = 66, बचेगा 11×5 = 55,
5 से इसको काट दो आप, 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 ही कम 5, 5 से 15। अब 315 से 210 से इसे काटो आप, 210 से एक बार जाएगा, सॉरी 213 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8, ये हो जाएगा 2 तुम्हारे पास, ठीक है। अब 13 चौका 52, 2 चौका 8, तो 4 बार जाएगा और ये हो जाएगा 0, यानी कि 140 बार जाएगा। अब 140 बार जाएगा तो मतलब 100% की वैल्यू होती है। अब 140% पे बिक रही है, तो मतलब क्या हो रहा है भैया 40% का लाभ। 40% का क्या हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, लव हेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बस ऐसे ऐसे आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से ले आया, क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सारे आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। और हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन है ना रीजनिंग वाले, ये आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। देखो, पाइप ए 54 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप बी उस टैंक को 81 मिनट में भर सकता है। पाइप सी उस टैंक को 108 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप खोले जाते हैं तो एक खाली टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। देखो, एक पाइप कितना है, एक पाइप 54 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है, खाली। अब बी टैंक कितना है, बी टैंक एक पाइप को 81 सेकंड में क्या कर देता है, भर देता है ना। और सी कितने सेकंड में भर देता है, कितने मिनट में, 108 मिनट में भर देता है। इन सबका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे, ये कितने से कट जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, 27 से 81, 27 चौका 108 होता है, 3 4 और देखो 2 और 3 और 4, 6 एलसीएम आएगा, तो 27 छक्का 27 की मल्टीप्लाई आप करो 6 से, 27 की आप किससे करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 27 की 6 से। जब आप 27 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलो 27 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। लेकिन 162 तो कटने का नहीं, 12 से करो ना, 12 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई, 27 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 324 आएगा। तो 324 एलसीएम ले लो। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 छंग 30, 6 चौक 24, 6 बार कटेगा, 8 चौक 32, 1 चौक 4 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 बार, ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 10 ते 30, 8 ते 24, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ, ये तो माइनस खाली कर रहा है, ये भर रहा है और ये भी भर रहा है, तो सारी की सारे टैंक अगर एक साथ चलाओगे तो कितना पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा एक, और एक पॉजिटिव मिलेगा, एक की इफिशियंसी से कितने भरवाना है, 324 भरवाना है, तो कितने घंटे लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, 324 ही मिनट लगेंगे भैया। अगर 1 मिनट में एक भरता है तो 324 मिनट ही इसको लगेंगे, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38। 38 क्वेश्चन है, इसके फैक्टर बताने कितने होंगे, तो सिंपल मैंने आपको बताया है फैक्टर करना, डिवाइड करो 2 से, 2 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार जाएगा, और 2 पंजे 10 जाएगा, ठीक है। आप इसको 5 से काटो, 5 से काट 3 से कट जाएगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 3 से 5 से काटो, 5 ही कम 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, बोलो, 5 ही कम 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों 3, तो 5 छंग 30 हो जाएगा और 5 ही कम 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो कितने से कटेगा, कितने से कटेगा रे बाबू, ये कितने से कटेगा, ये कितने से कटेगा आपका, 7 से कट जाएगा, 7 से है, 7 से काट के देखना, 7 से देखो, 7 दूनी 14, 7 से 21 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 21, और 23 एक प्राइम नंबर, 23 से काटो, 23 से एक बार जाएगा, यानी कि इसके जो गुणनखंड बढ़ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कितने हो गए 23, और हमें क्या निकालने, गुणनखंड निकालने, तो एक घात में एक जोड़ दो सब में, इनकी सबकी घात एक है, सब में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इतना कितना आंसर आ जाएगा, 16 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। आगे की मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39, सेकंड लास्ट आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है। 57 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है डाउन, कितना, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 285 किलोमीटर दूरी चल रहा है, वो कितने घंटे में, 500 57 घंटे में, और ये कितने की स्पीड से चलेगा, एक्स माइनस के बाई की स्पीड से चलेगा, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, और 469
469 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 67 घंटे में। और कितने की स्पीड से? दोनों की स्पीड से चलेगा, यानी कि धारा के दिशा में चलेगा, तो धारा के अनुकूल दिशा में चलेगा, यानी कि x प्लस के बाई में। तो यहाँ से x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी? 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, 7 आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप। जब इसमें से आप x की वैल्यू निकालने जाओगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा? 6। यानी कि जो धारा की दिशा हो जाएगी, जल की नाभ की दिशा, जल स्थिर जल में नाभ की दिशा, नाभ की जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? ओहो, रुक जाओ भैया, अभी थैंक यू करेंगे आपका। 40वां क्वेश्चन और है। 40वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ये समझना आपको। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखो समझो बात को। इंटेलिजेंस को अगला वर्ड इस तरीके से लिखा जा रहा है, फिर अगला वर्ड इस तरीके से लिखा जा रहा है, फिर अगला वर्ड इस तरीके से लिखा जा रहा है। आप इसमें एक पैटर्न देख रहे होंगे। इसमें जो पैटर्न है ना, इसमें पैटर्न है भैया कि जो नंबर है, जो जो इसमें लेटर है, वो अपना एक लेटर, देखो अल्टरनेटिव छोड़ के, यानी कि ये वाला जो लेटर है, ये वाला लेटर इस वाले लेटर से कोड फिक्स कर रहा है, और ये वाला लेटर इस वाले लेटर से कोड फिक्स कर रहा है, इससे अगले से अगले लेटर के साथ। कैसे? देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक लेटर क्या कर रहा है, ये अपने आप का एक फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर छुपा दे रहा है। जब फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर छुपाएगा तो ये वाला लेटर बन जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब इस वाले के साथ आओ, इसके साथ भी सेम कंडीशन हो रही है कि ये भी अपना फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर छुपा दे रहा है। ये भी बात समझ में आ गई। तो अब जो पैटर्न फॉलो होगा वो इसी के साथ होगा, यानी कि इसके आगे जो लेटर आएगा वो अपना फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर छुपा देगा। यानी कि जो लेटर बनेगा वो बनेगा TELLIGEN, TELLIGEN, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, समझ पा रहे हो? इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अपना जो लेटर है वो अपने से मतलब अपने से सेकंड लेटर में, ठीक है, अपने से थर्ड लेटर पे क्या करेगा? अपना फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को क्या करता है? अपना फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को क्या कर देता है? छोड़ देता है, रिमूव कर देता है जो वर्ड है। तो इसी तरीके से आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो 40 में से आपको कितने नंबर आए आपके, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको बने? और ये आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट करके बताना कि ये क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे, तो आपको मॉक टेस्ट में पता चलता होगा कि मैथ्स में ही आपका कुछ पार्ट रीजनिंग का भी आता है। आपको मैथ्स में ही कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी दिखाई देते हैं। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी क्लास। पहली बात तो ये बताना आपको कैसी लगी क्लास। दूसरी बात आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या वही पैटर्न जो मैं इस पैटर्न पे लेके आया हूँ क्वेश्चन, क्या यही पैटर्न चलता रहना चाहिए? क्योंकि ये पैटर्न वो है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है? तो आपको बताना है कि भैया मैथ्स यही पैटर्न चलता रहे, या आप बोलोगे कि प्योर मैथ्स के क्वेश्चन कराने, तो मैं आपको प्योर मैथ्स के क्वेश्चन जिस तरीके से पहले कराता आया था उस तरीके से प्योर मैथ्स के क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, ठीक है? आपको बात एकदम समझ में आ गई? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी भी गिरावट लगी हो क्लास के बीच में या कहीं पे भी, तो आप उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत में अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं है। ठीक है, हिम्मत करके मैंने आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है, आपको थोड़ी देर में अपलोड होकर मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स 247 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।